नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके सवालों की, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके हर टॉपिक्स की और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर उस एस्पेक्ट की जिसके जरिए आप अपने निवेश को बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा सुचारू रूप से बढ़ता हुआ देख सकते हैं, बनता हुआ देख सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं आपके सवालों को लेकर, और साथ ही साथ जिनसे हम बातचीत करते रहते हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर भी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप आस्क आवाज योर मनी हैशटैग का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और सीधे सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं। अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं और आज हमारे साथ फिनसेव इंडिया की फाउंडर एंड डायरेक्टर ब्रेन अग्रवाल मैम मौजूद हैं बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। ब्रेन मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करूंगा मैं पहले दर्शकों के सवालों के साथ ही, जहां पर भरूच चलते हैं वहां पर हमारे साथ चेतन जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। चेतन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मेरी अभी ये 2000 की 7 SIP चल रही है, टोटल 14,000 की। ओके। मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास मिड कैप जो है थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो ऐसा दूसरे किसी में अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो इसमें से स्विच होकर दूसरे किसी में कर सकता हूँ। ओके, आप एडिशनल 10,000 रुपये की SIP करना चाह रहे हैं, राइट? हाँ, एडिशनल 10,000 की भी करनी है, और ये वाला जो अभी मेरा पोर्टफोलियो है ना, उसमें भी 2-3 टाइप के मिड कैप है ना, शायद इसमें ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसलिए पूछने का था कि दूसरा कोई मिड कैप और मल्टी कैप करना हो तो किस में कर सकते हैं। चलिए, तो अमरिन मैम इन्होंने सवाल भेजा और बहुत जेन्युइनली अपना सवाल उठाया भी है। इन्होंने ये बात को अवेयर है कि मिड कैप स्मॉल कैप की ज़बरदस्त रैली है और इनके पास मिड कैप ज़्यादा है। DSP का मिड कैप फंड है, SBI का स्मॉल कैप फंड इनके पास है, प्लस टॉप 100 फंड भी है जिसमें मोरलेस मिड कैप होगा, और ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है, उसमें भी कुछ हद तक मिड कैप का एक्सपोजर है। सो इनके एग्जिस्टिंग फंड में से इन्हें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? क्या ये ओवर एक्सपोज है? पहली चीज़ मिड कैप स्मॉल कैप में। दूसरी चीज़, अगर बदलाव करने की ज़रूरत है तो कहाँ बदलाव करें? तीसरा, नया एक SIP शुरू करना चाह रहे हैं, इनमें ही कहीं कंटिन्यू करें या कोई नया फंड आप सुझाओगे? नमस्ते सुमित। तो सबसे पहले जो इनके फंड्स हैं, तो अगर हम देखते हैं इनके पास है SBI ब्लू चिप, HDFC टॉप 100 एंड HDFC फ्लेक्सी कैप। तो अगर हम इन फंड्स में ही ओवरलैप देखते हैं तो करीब एक्चुअली 28% है इन तीनों फंड्स को मिलाकर। और अगर हम HDFC टॉप 100 एंड HDFC मिड कैप फ्लेक्सी कैप को देखते हैं तो उसमें तो और भी ओवरलैप है, राइट? नाउ आई फील कि इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा कम है, एंड हेंस आई विल सजेस्ट कि ये एक्चुअली अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ऐड करें। मैं स्मॉल कैप इसलिए भी रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इनका 15 साल का पीरियड है होल्डिंग का, एंड ऑलरेडी इनके पास लार्ज एंड मिड कैप का एक्सपोजर है। सो हेंस आई वुड सजेस्ट कि ये स्मॉल कैप में निवेश करें, फॉर एग्जांपल लाइक निप्पॉन या और जो SBI स्मॉल कैप है, इन दोनों फंड्स में ही वो निवेश करें। SBI का वो बढ़ा सकते हैं। एंड इन्होंने एक और सवाल पूछा है कि इनका कितना कॉर्पस संभव है। तो अगर हम देखते हैं, अगर ये 24,000 की SIP कर रहे हैं और ऑलरेडी इनका पोर्टफोलियो वैल्यू 5 लाख है, तो 15 साल में करीब करीब इनका पोर्टफोलियो 1.5 करोड़ तक बढ़ सकता है। तो 1.5 करोड़ के आसपास आपका पोर्टफोलियो पहुंच सकता है। 6% का इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा और साथ ही साथ 12% की दर से आप आधार मान के चलिएगा। स्मॉल कैप में आपको उल्टा एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। आपका मिड कैप का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, रीजनेबल है, लेकिन हाँ स्मॉल कैप थोड़ा बढ़ाइए। और कुछ नए जो फंड्स बदलाव करने की बात की गई है उसमें SBI ब्लू चिप फंड है, जैसे टॉप 100 फंड है, फ्लेक्सी फंड है, इनमें आप फेरबदल अकॉर्डिंगली कर सकते हो। यहाँ बहुत हद तक ओवरलैपिंग है। अब लुधियाना चलते हैं, वहाँ पर B चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार चौधरी साहब। मैंने एक्चुअली एक पोर्टफोलियो शेयर किया था आपसे। हाँ जी, मेरे पास है। तो उसके बारे में ही मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। उसमें मैंने डिटेल भी मेंशन की है क्या क्या है मेरे पास अभी अवेलेबल। SIP है सारी, और उसमें मेरा जो टारगेट है वो भी मैंने मेंशन किया। ऑलमोस्ट मेरे को 7 इयर्स के बाद 25 लाख एंड ऑलमोस्ट 14-15 इयर्स के बाद 50 लाख का वो चाहिए। कॉर्पस अभी ऑलमोस्ट 9 लाख है मेरे पास अभी।
ओके, और आपने दो ही गोल अपने मेंशन किए हैं, पहला कि 2030 तक 25 लाख और दूसरा 2037 तक 50 लाख, राइट? राइट। ओके, और आप दो फंड और चुनाव करने की सोच रहे हैं जहां पर आप निवेश करना चाहते हैं, राइट? वो एक्चुअली उसका वही है कि इन केस अगर जो अभी एग्जिस्टिंग है उसमें अगर कुछ फंड ऐड करने या माइनस करने हैं तो ऑलमोस्ट मैं दो और उसमें कर सकता हूँ। ओके, और एक और चीज़ चौधरी साहब, आप निवेशित कब से हैं मार्केट में? वैसे तो मैं काफी पहले से है, बट बीच में मैंने थोड़ा विड्रा कर लिया था अपना। ये अभी मैं लगभग 2 साल 3 साल से कर रहा हूँ। ओके, आपने इसमें रिसेंटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है, नया एनएफओ डाला था? जी। ओके, तो अमृत मैम बहुत सारी डिटेल इन्होंने खुद ही बता दी। लार्ज कैप मिड कैप में इनका निवेश है, फंड्स के नाम आपको हमने भेजे हुए हैं। दो लक्ष्य हैं, पहला 2030 तक इन्हें 25 लाख रुपए चाहिए, फिर 2037 तक 50 लाख रुपए चाहिए। कितनी एसआईपी इनके लिए पर्याप्त है? मेरे ख्याल से तो इसी में शायद हो जाना चाहिए। बाकी ये दो फंड में अगर नया निवेश और करने की ज़रूरत है तो कहाँ निवेश करना चाहिए? 1 2 कोई सेक्टर या कोई फंड्स में फेरबदल की ज़रूरत आपको लग रही है? तो सबसे पहले हम इनके दो गोल्स को देखते हैं। 2030 का जो गोल है एंड 2037 का जो गोल है, तो मैंने जो कैलकुलेशन की है उसमें मैंने एज्यूम किया है कि जो अभी जो 9 लाख रुपए का जो पोर्टफोलियो है वो 2030 के गोल के लिए यूज हो जाएगा, राइट? तो उसके हिसाब से इनको जो 2030 का जो इनका गोल है उसके लिए इनको करीब 21,000 रुपए पर महीने इन्वेस्ट करने हैं। और अगर हम 2037 का गोल देखते हैं तो करीब इनको 28,000 रुपए प्रति महीना इनको निवेश करना है उस गोल के लिए, राइट? सो बेसिकली इनको अपनी सिप करीब 25,000 रुपए से बढ़ानी पड़ेगी। अब अगर हम फंड्स के बारे में देखते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपके शो में कहा है कि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ सेक्टर या थीमेटिक फंड से। वो इसीलिए क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है, और ऐसा होता है ना कि मार्केट जब ये स्टॉक्स बहुत ऑलरेडी रैली कर चुके हैं तभी ही हम इन स्कीम्स के एनएफओस देखते हैं, एंड इसीलिए लोग इनमें निवेश करते हैं ये देखकर कि अरे इसका तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बट अगर जो भी किसी भी सेक्टर या थीमेटिक फंड में जो भी हाई कन्विक्शन स्टॉक्स होंगे वो दूसरे ब्रॉड बेस्ड फंड्स जैसे आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें भी रहेंगे, और इसमें आपको एक्चुअली कोई कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप जो HDFC इंफ्रा फंड है उसमें से आप एग्जिट कीजिए, एंड सर्टेनली आपको थोड़ा मिड कैप एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर बढ़ाना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड ये फ्लेक्सी कैप फंड ही है। So I will suggest two funds. One is Mire Mid Cap Fund and other is SBI Small Cap Fund. I will say कि जो 2037 का जो गोल है, बिकॉज उसके लिए आपके पास अभी 13 साल है, उस गोल के लिए जो आप एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये मिरे मिड कैप और SBI स्मॉल कैप में आप कर सकते हैं। तो थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है चौधरी साहब आपका सेक्टोरल फंड की तरफ, और मैम पहले भी कई बारी इस तरह के फंड्स से दूर रहने की राय देती हैं, एक सेक्टोरल में निवेश करने की राय नहीं देती हैं। खैर, दो आपको और नए फंड बताए गए हैं स्पेशली आपके 2037 के गोल के लिए, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। अब अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। आनंद जी मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इनका एक सवाल आया है। 35 साल इनकी एज है और करीब 25,000 रुपये के आसपास की SIP कर रही हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू रफली 2 लाख रुपए के आसपास है। सालाना SIP में 10% का एक स्टेप अप भी करते हैं और एडिशनल 30,000 रुपये के SIP पर भी ये करने के इच्छुक हैं। किस फंड में 30,000 रुपये की SIP करें? और 10 साल में इनका 1.25 करोड़ का एक लक्ष्य है और 20 साल में 6 करोड़ का लक्ष्य है। आनंद जी का पोर्टफोलियो मैंने आपको भेजा ही हुआ है। मेजरली ब्लू चिप फंड्स भी हैं और ज़्यादातर सारे मिक्स ब्लेंड है। अच्छी चीज़ क्या है, इन्होंने एक नैस्डैक का फंड भी लिया हुआ है। सो आप क्या राय रखते हो कि उन्होंने अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ है, डोमेस्टिक, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और साथ साथ फंड ऑफ फंड इंटरनेशनल मार्केट्स में? आपकी राय? देखिए, पहले तो इन्होंने काफी कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई किया है, तो सबसे पहले तो ये अच्छी बात है। तो अब ऑलरेडी इतनी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे आपके पास लार्ज कैप है, आपके पास मिड कैप है, आपके पास इंडेक्स लार्ज कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप भी है, फ्लेक्सी कैप, इंटरनेशनल फंड भी है और स्मॉल कैप भी है। तो अभी आपके पास सारी कैटेगरीज, ब्रॉड बेस्ड वाली जो कैटेगरीज है वो ऑलरेडी है। तो अभी आपको और किसी फंड की जरूरत नहीं है,
इसमें भी आपने काफी अच्छे अच्छे फंड ही चूज किए हैं। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो इन्हीं में आप स्प्रेड कीजिए, बेस्ड अपॉन कि आप कहाँ ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं जरूर बोलूंगी कि मैं देख रही हूँ कि आपके पास दो इंडेक्स फंड्स हैं, और काफी बार ऐसा होता है ना कि हम इंडेक्स फंड्स हम खरीदते हैं ये सोचकर कि इसमें कॉस्ट बहुत लो है। बट एक चीज का आप ध्यान जरूर रखिए कि आप ट्रैकिंग एरर जो है, एंड ये नंबर आपको फंड फैक्ट शीट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ये नंबर आप जरूर ट्रैक कीजिए, क्योंकि इट बेसिकली शोज हाउ ऑप्टिमली द फंड इज एबल टू मिरर द इंडेक्स, राइट? सो जब भी आप इंडेक्स फंड चूज करते हैं, don't go by the cheapest fund, and I'm not making a comment on Navi, but I'm just generally saying कि जब भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, look at the tracking error over looking at just the expense ratio. Now coming to your financial goals, आपका जो गोल का लक्ष्य है वो काफी ज्यादा है, एंड अभी शायद आप 55,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अभी आपको मतलब काफी बढ़ाना पड़ेगा, करीब 2.5 लाख रुपए महीना का आपको बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको अपना जो आपके गोल्स हैं 6 करोड़ के और 1.5 करोड़ के, इसके लिए आपको काफी जो अमाउंट है काफी बढ़ाना पड़ेगा। और अब ये जरूरी नहीं, ऑब्वियसली अभी तो नहीं बढ़ा सकते हैं इमीडिएटली, राइट? बट अगेन मैं यही कहूंगी कि जब भी आप ये अमाउंट बढ़ाएं, प्लीज डू नॉट ऐड एनी मोर फंड्स। जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में उसी में निवेश कीजिए, एंड थोड़ा सा, सिंस आपका एक्सपोजर लॉन्ग टर्म का है, थोड़ा सा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर कीजिए। जी। तो आपको राय रणनीति बताई गई है आनंद जी, आप उसके हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं। कुछ बदलाव की अगर ज़रूरत लग रही है आपको पोर्टफोलियो में तो आपको मैम ने बता दिए हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मृण मैम से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, साथ ही साथ कुछ और दर्शक भी हैं, उनके भी सवाल लेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों पर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई अलग अलग बातों पर, और दर्शकों से सवाल भी ले रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। अगला दर्शक मौजूद है हमारे साथ, अनिल त्यागी साहब मौजूद हैं गाजियाबाद से बातचीत करने के लिए। त्यागी जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल, मैंने पोर्टफोलियो भेजा है, ये मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए मैंने कुछ अरेंज कर रहा हूँ मैं, तो टाइम फ्रेम मैंने 20 साल का रखा था, तो थोड़ा सा ये चेक करके ये भाई ये सही है या मुझे कुछ चेंज करने की इसमें जरूरत है। तो और आप 21,000 रुपए की SIP कर रहे हैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, राइट? जी जी। अभी आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी 13.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है जी। और आप 20 साल में रफली 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का रकम को अरेंज करने की सोच रहे हैं, राइट? जी सर। चलिए, तो मृण मैम ऑलरेडी इनका 13.25 लाख रुपए के आसपास का पोर्टफोलियो हो गया है। 20 साल में 2.5 करोड़ रुपए का ये लक्ष्य और साध रहे हैं, और ग्रैंड डॉटर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्लानिंग उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप फंड्स ऑलरेडी रखे हुए हैं। क्योंकि नज़रिया बहुत लंबी अवधि का है, तो क्या जो इनके पास डिफेंस फंड्स हैं या सेक्टोरल फंड्स हैं, उनका चुनाव ठीक है या फेरबदल की ज़रूरत है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, उसमें से तो इनको एग्जिट ही कर देना चाहिए। एक्चुअली इनके पास मेनली 6 फंड्स हैं जिसमें इन्होंने लमसम किया है और फिर शायद SIP चालू की है। तो सबसे पहले तो जो ये एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है और जो ये डिफेंस फंड है, आई विल से कि इसमें से आप एग्जिट करके जो आपके पास एग्जिस्टिंग फंड्स हैं आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा स्मॉल कैप का एक्सपोजर लाइए। एक्चुअली ना हम जब 6 महीने पहले जब व्यूअर्स आ रहे थे तो सबके पास स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप, अब मैं देख रही हूँ सबके पास लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप बड़े फंड्स हैं। तो आई विल से कि एक्चुअली सिंस आपका अगेन गोल बहुत लॉन्ग टर्म है, 20 साल के लिए है, तो उस पीरियड के लिए एक्चुअली स्मॉल कैप फंड अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, बट ओनली क्योंकि ये आपके पास टाइम फ्रेम है, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप 2 फंड ऐड करें, एक तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड दूसरा SBI स्मॉल कैप फंड। इन दोनों फंड्स को आप ऐड कर सकते हैं, और ये जो सेक्टर और थीमेटिक फंड्स, ये जो एनर्जी, डिफेंस वगैरह वगैरह जो भी हैं,
ये सब से आप निकल सकते हैं। एंड एट सम मोर फंड हाउसेस आई एम आल्सो सीइंग कि आपके पास कोटा के 3 फंड हैं फॉर एग्जांपल, राइट? सो you know, don't have to, like, diversification is not only between large, mid and small cap. You also need to diversify within the fund houses, क्योंकि एक फंड हाउस की थिंकिंग एक तरीके से होगी और दूसरी फंड हाउस की थिंकिंग दूसरी तरीके से होगी, राइट? सो उसमें भी आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो मृण मैम, एक एक सवाल अभी किसी एक दर्शक ने पूछा है और इंटरेस्टिंग भी वो सवाल कि अगर थीमेटिक फंड में इतनी, मतलब किसी सेक्टर में इतनी अच्छी तेज़ी आ चुकी है, तो फंड हाउसेस या जो कोई भी एएमसी है वो थीमेटिक फंड लॉन्च करते क्यों हैं इतनी बढ़िया तेज़ी देखकर? और अगर उसे देखकर इन्वेस्टर ल्योर होते हैं, उनको पसंद आता है, तो वो उनको जानने की ज़रूरत क्या लगती है इसके अंदर? यही है कि अभी भी ज्यादातर इन्वेस्टर्स परफॉर्मेंस देखकर ही निवेश करते हैं, और परफॉर्मेंस वो देखते हैं पिछले 6-8 महीने या 1 साल का। और जब वो देखते हैं कि इतना ज्यादा मतलब लोगों ने मेरे को ऐसे बोला है कि अच्छा, अभी 1 साल में इसका 30% रिटर्न है, तो अगर पिछले अगले साल में थोड़ा घटेगा भी, फिर भी कुछ 18-20% तो आ ही जाएगा। तो एक्चुअली आई थिंक इन्वेस्टर अवेयरनेस की बहुत जरूरत है हमें, और यही है कि सब लोग बस पास्ट का रिटर्न देखकर निवेश कर रहे हैं, और इसलिए इनसे ये भूल हो रही है ये सब एनएफओज में पैसा डालने की। ये बात तो सही है कि अभी पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ, थीमेटिक में आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है कि आप एक सेक्टर पे एक्सपोज हो, वो चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो आपका बहुत हद तक पैसा उसमें ब्लॉक भी हो जाता है। एक और ईमेल आया है चंद्रकांत साहब का, वो भी ले लेते हैं। पवार साहब ने सवाल पूछा कि उनकी 7,000 रुपये की SIP चल रही है, 5 से 6 सालों में 30 लाख का एक लक्ष्य रख रहे हैं, और 5 से 6 सालों के लिए फंड सिलेक्शन क्या सही है? आपके पास इनका पोर्टफोलियो है मरीन मैम, इनके पास भी मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, चारों तरह के फंड्स हैं, क्या करना चाहिए? एक मेरे ख्याल से, हाँ, 1 मिनट। सो जरा मैं एक मिनट पोर्टफोलियो फिर से देखना चाहूंगी। एक्सिस मिड कैप फंड, HDFC मल्टी कैप फंड, फंड, केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और पराग पारिका फ्लेक्सी कैप फंड। हाँ, तो एक्चुअली फंड्स तो इनके बिल्कुल सही हैं। फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे फंड्स हैं, अच्छे फंड हाउसेज हैं। और देखिए, एक बात का ध्यान हर से में रखिए कि फंड्स में भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो एक्चुअली जो 3 साल पहले जो टॉप के फंड्स थे, ओनली 25% ऑफ दोज फंड्स आर स्टिल देयर एट द टॉप। और ये जो फंड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये बहुत बहुत नॉर्मल है। तो काफी बार आपको सुनने के लिए मिलेगा कि नहीं, ये फंड में 6 महीने में इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, दूसरे फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। बट क्या जरूरी है, आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में इज द फंड गिविंग यू कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। सो आपके फंड्स बहुत अच्छे हैं, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है 48,000 रुपीज पर मंथ। तो अगर आप वो करेंगे तो सर्टेनली आप अपना गोल पा सकते हैं। नहीं तो मरीन मैम, सिचुएशन अगर किसी की 20 साल की है, 15 साल की है, इस सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई निवेश कर रहा है, तो एक आइडियल सिचुएशन क्या है? क्या वो लार्ज कैप, मिड कैप, थीमेटिक फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स या फिर मल्टी एसेट फंड, इन्हीं के साथ स्टिक करे, या इस तरह की सिचुएशन में वो IT बेस्ड फंड्स या बैंकिंग बैक्ड फंड्स इनके अंदर जा सकता है? क्योंकि ये थीमेटिक नहीं है, ये सेक्टोरल नहीं है, यहाँ पर ये निफ्टी का बड़ा हिस्सा भी है। सो इस तरह के फंड्स को शामिल करा जा सकता है, या ये भी पूरी तरह सेक्टर आप अवॉइड करोगे? तो बिल्कुल अवॉइड ही करूंगी। सी, आई वुड ऑलवेज से कि एक इंडेक्स फंड ले लीजिए निफ्टी 50 का, एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, और एक मिड कैप फंड ले लीजिए, और एक स्मॉल कैप। बस ये 4 फंड काफी हैं। इसमें आपके सारे सेक्टर्स आ जाएंगे, आपको जो भी चाहिए इसमें आपको सब अच्छी तरीके से आ जाएगा, और आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये 4 चीज़ें आ जाएंगी, इसके अंदर किसी तरह के निवेश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैम, आपने डेट फंड का जिक्र नहीं किया इसमें, ना कहीं गोल्ड फंड का जिक्र किया, तो क्या अभी आप भी इक्विटी मार्केट के बीच में इनको भूल गए कि ये भी एक अच्छा एसेट क्लास हो सकता है? एक्चुअली सिंस आपने 20 साल बोला, तो मैंने इक्विटी ही अज्यूम किया। सर्टेनली अगर इन्वेस्टर को कम रिस्क फंड में इन्वेस्ट करना है तो डेट फंड्स तो है, एंड विद इन द डेट फंड स्पेस आई नॉर्मली रेकमेंड शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। ये एक बहुत अच्छी स्टेबल कैटेगरी रहती है। अगर आपका निवेश 3 साल से ऊपर का है,
और कितने भी साल, ऐसा नहीं है कि डेट फंड बस 3 या 5 साल के लिए ही हम होल्ड कर सकते हैं, हम 10 साल 20 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इस कैटेगरी में आते हैं वो सबसे अच्छे और कंसिस्टेंटली ये कैटेगरी अच्छा परफॉर्म करती है। सो यू कैन लुक एट शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। हाल ही में बजट के बाद अब गोल्ड ईटीएफ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो घट किया है। पहले ये फुल्ली टैक्सेबल था और अब इट्स गोइंग टू बी टैक्स्ड एट 12.5%। सो सर्टेनली ये भी सोचा जा सकता है, जिसको गोल्ड में निवेश करना है, जिन इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, वो सोच सकते हैं। बट एक यही बात है सुमित की ऑलरेडी इंडिया में लोगों के पास गोल्ड बहुत है इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी या कॉइन वगैरह। तो आई फील कि तो इक्विटीज में ही ज्यादा थोड़ा फोकस दें, क्योंकि अभी भी अगर हम हाउस होल्ड डेटा लेवल पर देखते हैं देन वी हैव ओनली 4 to 5% एक्सपोजर टू इक्विटी। तो एक ब्लेंड ज़रूरी है और ब्लेंड के लिए मोटे मोटे आपको तरीके बता दिए गए हैं। और फंड्स का रही बात तो ब्लेंड मैम आपकी तरफ से टॉप 4 फंड? ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund, Parag Parikh Flexi Cap Fund, Kotak Emerging Equity Fund and ICICI Short Duration Debt Fund. तो जैसे ये मैम कह भी रही थी कि आपका पोर्टफोलियो लोकेशन कैसा होना चाहिए, हूबहू रेप्लिकेट कर दिया उन्होंने फंड्स में भी। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड, ये डेट साइड पर अगर आप कोई फंड लेना चाह रहे हो तो वो भी। मैम आप हमेशा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को ज़रूर रखते हो और ज़्यादातर जितने भी जानकार आते हैं सबके सब इस फंड को ज़रूर सुझाव देते हैं। इनफैक्ट ये हर घर का फंड लगता है, तो होना ही होना जैसी सिचुएशन है, ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरे को ये फंड की फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है। और एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक ही फंड में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फॉरेन स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल रहा है। तो आपको अलग से कोई इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज फैक्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और अलग अलग रैंडम टॉपिक्स पर भी अपना व्यू हमें देने के लिए। तो फिलहाल अब व्यू और मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।